मेरी पोस्टिंग वहाँ पे अगर इस वक्त वज़ीराबाद में है तो ख़ास तौर पे मैं अपने तमाम जहाँ भी मेरी पोस्टिंग हो तो सारी पब्लिक के साथ मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे दफ़्तर को आप अपना दफ़्तर समझें और मेरे पास आप आएँ तो आप मुझे ऐसे ही समझें कि जैसे आप अपने किसी बेटे या भाई को मिलने जा रहे हैं। और मेरे दरवाजे जो हैं, मेरे ऑफिस जो हैं वो हमेशा ओपन होते हैं। वहाँ पर किसी भी तरह का कोई वो सिस्टम नहीं है कि कोई टोकन होगा, कोई पर्ची अंदर जाएगी तो फिर आप किसी को बुलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो एक हम्बलनेस और आजिज़ी है ना, बिल्कुल। वो ही हमारे अंदर रखे और इसके ऊपर इत्मीनान भी दे और इसके ऊपर इस्तिकामत भी दे। नाज़रीन, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत आज मौजूद है जो कि एक आम से गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। एक आम से गवर्नमेंट स्कूल में इब्तदाई तालीम उन्होंने हासिल की, लेकिन उनकी तालीम से इतनी ज़्यादा लगन थी कि जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में टॉप कर लिया और 2 दफ़ा गोल्ड मेडल हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ काना चोकर जीएनसी ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर वज़ीराबाद सर रब नवाज़। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्लाह का बहुत शुक्र। शुक्रिया सर, पहले तो आपने हमें कीमती वक्त अपना दिया, जी, आप आए। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आप हमें थोड़ा सा अपनी इब्तदाई तालीम के बारे में बताएं और अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा। हाँ जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्राउड है कि आई स्टार्टेड माई एजुकेशनल कैरियर फ्राम गवर्नमेंट स्कूल्स। तो उसके बाद जो मेरी मैट्रिक थी वो मेरी वहाँ के एक अपने हाई स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भवाना से थी, क्योंकि मैं भवाना से बिलोंग करता हूँ। और उसके बाद दैन एफएससी मैंने की और एफएससी के बाद दैन आई गॉट एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। और ये मेरे लिए आई वॉज द लकीस्ट इनफ के आई स्टूड फर्स्ट इन द गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। तो उसके बाद दैन डेफिनेटली जब आप अपना एजुकेशनल कैरियर का आगाज़ करते हैं तो दैन डेफिनेटली यू हैव टू फेस मल्टीपल प्रॉब्लम्स, क्योंकि एक बिल्कुल एक फार फ्लंग एरिया से, एक विलेज बैकग्राउंड से जब आप मूव करना शुरू करते हैं और आपके ड्रीम्स हाई होते हैं और आपके साथ लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक मेरे लिए एक बड़े एक ऑनर की बात थी चैलेंज कि भी था एक। चैलेंज भी था मेरे ऊपर एक एक्सपेक्टेशंस का। और मेरे लिए एक बड़े ऑनर की बात थी कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन लेना और देन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर को टॉप करना। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी एक हार्ड प्रोसेस से आप गुजरे हैं, काफ़ी मुश्किलात भी देखी, तो विज़न क्या था आपका? डेफिनेटली ये एक स्टोरी जो है ना, ये एवरी सक्सेसफुल पर्सन इन पाकिस्तान, हर दूसरे से तीसरे बंदे की सेम यही स्टोरी है। एक सब लोग जो हैं वो एक सेम ही बैकग्राउंड से जो है वो अपना स्टार्टअप लेते हैं बिल्कुल। और देन डेफिनेटली जब वो आगे अपनी जर्नी की तरफ वो मूव करते हैं तो मल्टीपल चैलेंजेस और मल्टीपल आपके पास प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो देन डेफिनेटली आई हैव आल्सो फेस्ड सो मेनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग माई यूनिवर्सिटी, ड्यूरिंग माई एजुकेशनल कैरियर। और लेकिन एक चीज़ थी ऐसी कि जो मतलब कि ना हमारे लिए उन तमाम जो हमारा वो एक टाइम था, वो एक फेज़ था, उसमें हमारे लिए एक वो सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन और सम सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन थी कि हम यही चाहते थे कि जिस इलाके से हम आए हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने चीज़ों को बहुत क्लोजली और माइन्यूटली ऑब्जर्व किया हुआ था और हम एक दिल के अंदर एक यही लगन थी, एक एम था, एक विजन था कि जब भी कभी किसी स्टेज पे पहुँचेंगे तो दैन डेफिनेटली, क्योंकि हमने वो सारी चीज़ों को बड़े क्लोजली ऑब्जर्व किया हुआ है, तो ताकि हम उनको रिड्रेस कर सकें। और इस सारे फेज़ के अंदर जब यूनिवर्सिटी का टाइम ओवर हुआ तो दैन जब हमने अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट किया, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के बारे में ये मशहूर है और दैट इज़ ट्रू फैक्ट कि वो एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है। तो वहीं पे ही अच्छे उस्ताद मिले, वहीं पे अच्छे मेंटोर्स मिले जिनके साथ जो कांटेक्ट था, कोऑर्डिनेशन था, वो मज़ीद जो है वो बिल्ड हुआ। डीप हुआ, बिल्ट हुआ। और वो जो एक एक राह थाट हमारे जहन के अंदर थी कि मतलब कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे, ऐसा कभी सोचा नहीं था। डेफिनेटली सोचा ज़रूर था, बट लगता ऐसे ही था कि कि ये बड़ा एक मुश्किल और बड़ा एक मतलब कि ना एक ऐसा ड्रीम है कि जो पता नहीं कभी उसको हासिल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में गए तो वहाँ पे जो एक अजीम उस्ताद हमें मिले, अच्छे मेंटोर्स हमें मिले जिन्होंने हमें इतना ओन किया, तो फिर उन्होंने हमारी ये जो मंजिल थी इसको आसान कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि एक ऐसा इंसिडेंट था कि जिसने मतलब कि ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि मैं आई आई थॉट कि नो आई शुड गो फॉर दिस। वो ये था कि जब 2014 का फ्लड आया तो वो चनाब की रिवर चनाब की हिस्ट्री का सबसे मैसिव फ्लड था। और उस वक्त क्योंकि हमारा जो गांव है दैट वाज लोकेटेड ऑन राइट ऑन द बैंक ऑफ रिवर चनाब, और हमने पूरे गांव को डिमोलिश होते देखा।
और वहाँ पे उस वक्त हमारे एक असिस्टेंट कमिश्नर थे, तो जिस जज्बे के साथ, जिस लगन के साथ वो वहाँ पे काम कर रहे थे और वो लोगों को उस कैलमिटी से और उस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो देन आई थॉट के वन एवर हम मतलब कि ना अपने यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन कैरियर को हम कंप्लीट करेंगे, तो देन डेफिनेटली वी विल गो लाइक दैट, और हम इसी जज्बे के साथ अपनी जो है आवाम की खिदमत करेंगे। अच्छा सर, जैसा आपने बताया कि काफ़ी हर्डल्स आपने फेस किए हैं, काफ़ी मुश्किलात का सामना किया, तो कोई ऐसा इंसिडेंट भी हुआ या कोई ऐसी मुश्किल पेश आई जिससे आपकी हिम्मत जो है वो टूटी हो और आपने कहा हो कि मुझे स्टॉप कर लेना चाहिए अपनी स्टडीज़ को? मैं ये समझता हूँ कि आपका जो एक प्रेपरेशन का जो फेज़ है, जब आप यूनिवर्सिटी का टाइम आप पूरा करते हैं और आप प्रेपरेशन में आते हैं, तो ये एक फ़ेज़ सबसे टफेस्ट फेज़ होता है, और जितने भी ऑफिसर्स हैं एवरीबॉडी हैज़ टू पास दैट फेज़। और एक अनसर्टेनिटी होती है, आपको पता भी नहीं होता कि आने वाला कल जब ये रिज़ल्ट आएगा तो देन आप क्या करेंगे या आपके ऊपर क्या मतलब कि ना वो गुजरेगी। तो आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने अपनी फ़र्स्ट अटैम्प्ट दी, तो इन दैट पर्टिकुलर अटैम्प्ट मेरे बहुत अच्छे स्कोर थे और मेरी जस्ट एलोकेशन जो है वो 3.7 मार्क्स से ड्रॉप हुई। तो उस वक्त ऐसे ही लगा कि इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर हम यहाँ तक नहीं कर सके तो आई डोंट नो कि नेक्स्ट अटैम्प्ट के अंदर क्या होगा। लेकिन उस वक्त फिर अगेन वही जो मोटिवेशन थी, वही जो करेज था, उसको दोबारा रिकलेक्ट किया और दोबारा फिर नेक्स्ट अटैम्प्ट में गए, तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने कामयाबी दे दी। तो ये एक बेसिकली डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस जो है उसकी लाइफ के अंदर ये फेजेस होते हैं। उसका हर दिन जो है वो बड़ा मुश्किल सा दिन होता है, हर हर रोज़ उसको मल्टीपल थाट्स जो हैं उनसे लड़ना पड़ता है, मल्टीपल चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। बहुत सारे नेगेटिव लोग होते हैं सोसाइटी में, उसके इर्द गिर्द होते हैं जो उसको हर वक्त डीमोटिवेट कर रहे होते हैं और जो उसको बार बार यही कह रहे होते हैं कि आपका कुछ भी नहीं बनेगा, तो आप हमें अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की बड़ी जो डेफिनेटली इस तरह के जो कमेंट्स होते हैं वो आपके लिए बड़े पेनफुल भी होते हैं और हर किसी को ये फेस करना पड़ता है। तो हमने भी ये फेस किया, लेकिन इस सब के बावजूद कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी और अल्लाह ताला ने मदद की और हम अपने मंजिल को पा लिया। अच्छा सर, एलोकेशन के बाद जो है किस तरह से आपने सर्व किया, किस किस डिपार्टमेंट में आप सर्व कर चुके हैं? जी, उसके बाद जब हम आफ्टर ट्रेनिंग के बाद जब हम फील्ड में आए, तो सबसे पहले जो मेरी पोस्टिंग थी वो एज असिस्टेंट कमिश्नर हाफिज़ाबाद थी, एंड आई सर्व देयर अराउंड 10 मंथ्स। उसके बाद देन जो मेरी सेकंड जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग थी वो मेरी एज असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कोट मोमेंट, ये डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में तहसील है। तो आई सर्व देयर अबाउट 15 मंथ्स, एंड नाउ दिस इज़ माई थर्ड पोस्टिंग के आई हैव बीन पोस्टेड एज असिस्टेंट कमिश्नर वज़ीराबाद, एंड नाउ आई एम वर्किंग देयर एंड नाउ आई एम सर्विंग देयर। अच्छा सर, जैसे आप बता रहे हैं कि पोस्टेड हैं अभी आप वज़ीराबाद में, जो जो आपका एक वर्किंग स्टाइल है उसके बारे में मुझे बताएं कि प्रॉपर जैसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो हैं कि आप जो है लोगों को सर्व कर रहे हैं या किस तरह से आप काम कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये जितने भी आपकी इस तरह की जो पोजीशंस हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान भी होता है और अल्लाह ताला की तरफ से किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा ये एक गिफ्ट भी है और ट्रस्ट भी है अल्लाह का। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की ही उसकी डोमेन में फ़ॉल करती हैं, लेकिन वो अपना ट्रस्ट जो है वो नीचे डेलीगेट कर देता है कुछ लोगों को। उनमें से उन लोगों को वो देख रहा होता है कि कौन ऐसा बंदा है जो मेरे ट्रस्ट के ऊपर पूरा उतरता है या पूरा नहीं उतरता। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक अल्लाह ताला की तकसीम है, अल्लाह ताला का एक इनाम है जो उसने हम पे किया, कि उसने हमें इस पोजीशन में लेके आया कि हम लोगों को ट्रू सेंस के अंदर हम सब करें। तो मुझे तो इस चीज़ में बड़ा एक प्राउड फील होता है कि मैं हमेशा अपने आप को कभी भी मतलब ना कि जस्ट लाइक जो एक हमारा स्टीरियोटाइप एक वर्किंग स्टाइल होता है कि आप एक कम्युनिकेशन गैप रखें विद द पब्लिक, मैं कभी ऐसा नहीं किया। और बल्कि मैं तो अपनी पब्लिक को यही फील करवाता हूँ कि मैं आप में से ही हूँ और मेरे दरवाज़े जो हैं, मेरे ऑफिस जो हैं वो हमेशा ओपन होते हैं। वहाँ पर किसी भी तरह का कोई वो सिस्टम नहीं है कि कोई टोकन होगा, कोई पर्ची अंदर जाएगी तो फिर आप किसी को बुलाएंगे। ओपन फॉर एवरीवन है। और लेकिन मैं वो आपका ये कहने का मतलब है कि जैसे एक होता है रुतबा मिलने के बाद या एक ओहदा मिलने के बाद लोगों में बहुत गरूर या वो चीज़ आ जाती है, वो चीज़ आप में नहीं हाँ, है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो एक हम्बलनेस और आजिज़ी है ना, बिल्कुल। वो ही हमारे अंदर रखे और इसके ऊपर इत्मीनान भी दे और इसके ऊपर इस्तिकामत भी दे। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जहाँ भी सर्व करता हूँ, मैंने कभी पब्लिक को ये फ़ील ही नहीं होने दिया कि मैं मतलब कि ना कोई असिस्टेंट कमिश्नर हूँ या मैं कोई किसी और क्लास से हूँ, बल्कि मैंने हमेशा उनको यही फ़ील करवाया है कि मैं आप में से ही हूँ। और मेरे क्योंकि ऑफिस के अंदर कभी भी वो सामने कोई गार्ड शार्ड वाला कंसेप्ट नहीं होता, दिस इज़ ओपन फॉर एवरीवन। और बल्कि कई दफ़ा तो ऐसा ही होता है कि मतलब कि जब मैं बाज़ार में जा रहा हूँ या कि पीछे कोई भी एक्टिविटी कर रहा होता हूँ, तो देन पब्लिक को ऐसा लग रहा होता है कि मैं उनमें से ही हूँ। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये होता है कि जब अपना कम्युनिकेशन गैप जो है ना आप वो ख़त्म करते हैं और आपकी एक्सेसिबिलिटी को ईजी करते हैं टुवर्ड्स पब्लिक,
तो देन ही आप मसाइल को हल कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करेंगे तब ही लोग आपको आके अपनी बात बताएंगे, वो आपको अपनी बात समझा सकते क्लैरिटी हैं। के साथ। बिल्कुल। और जब आप किसी का मसला सुनेंगे देन ही आप उसको समझेंगे और देन ही आप उसको हल कर सकेंगे। बिल्कुल। और बाकी दूसरे ये इस चीज़ पे मेरा बड़ा एक फेथ है, मैं ये समझता हूँ कि आपका किसी भी जो पब्लिक ऑफिस है दैट मस्ट बी ओपन फॉर एवरीवन। और आपका पब्लिक ऑफिस, आपका असिस्टेंट कमिश्नर का जो दफ्तर है, ये एक ऐसा ही होना चाहिए कि जैसे एक डेरा है, एवरीबॉडी इज़ कमिंग ओवर देयर। कोई बंदा भी आपके पास आ जाए ताकि किसी को किसी की तरफ जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी ऑफिसर का दफ्तर आबाद है, वहाँ पर लोग ज़्यादा हैं और लोग किसी के डेरों पर नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक सक्सेसफुल और कामयाब ऑफिसर हैं। और अगर आपके दफ्तरों में कोई नहीं आ रहा और सारे लोग डेरों पर जा रहे हैं और वहाँ से आपको कॉल्स करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक नाकाम ऑफिसर हैं। बिल्कुल। क्योंकि आपकी कामयाबी और आपकी नाकामी, वो जो आपकी पब्लिक है जिसके अंदर बेसिकली आपको पोस्ट किया गया है, वही आपको जज करती है। और मैं ये समझता हूँ कि वही जो पब्लिक जो आपको जज कर रही है, वही अल्लाह ताला की, बेसिकली अल्लाह ताला का भी फैसला वही होता है। क्योंकि वो जिसको चाहता है अपनी पब्लिक से उसकी इज़्ज़त करवाता है और जिसको चाहता है अपनी पब्लिक से उसको ज़लील करवाता है। तो बेसिकली मकसद सिर्फ यही होता है कि आप ओपन रहें, इजी टू एक्सेस हो, आप में हम्बलनेस और ह्यूमिलिटी हो, और आप बिल्कुल एक इंटेग्रिटी आपकी नॉन कंप्रोमाइज्ड हो। इसके ऊपर कोई आपका मतलब कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और आप ग्रेस के साथ आप अपनी पब्लिक को सर्व करें, और जो भी आपके मोटिव्स हैं, जो भी आपके पॉजिटिव इंटेंशंस हैं, उनके साथ आप अपने लोगों को सर्व करते रहें। अच्छा, ड्यूरिंग सर्विस सर मुझे बताइएगा कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो आपने लिए हैं फॉर पब्लिक? जी बिल्कुल। बेसिकली इस चीज़ पे मैं बिलीव रखता हूँ कि आपको हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। क्योंकि एक स्टीरियोटाइप काम आप कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बेसिक पर्पस तो यही है कि हाउ टू फैसिलिटेट द पब्लिक, अपने लोगों को किस लेवल पर जाके आप उनको फैसिलिटेट करना है। तो काफ़ी मतलब कि ना जो चीज़ें ऐसी जो मैं ये समझता हूँ कि जिनके ऊपर मैं एक वो फील कर सकता हूँ, प्राउड फील कर सकता हूँ कि आई हैव डन दिस डिफरेंटली फ्राम अदर्स। अगर मैं इसकी बात बताऊँ, सबसे जो मेन जो एरियाज़ हैं मेरे, वो हेल्थ एंड एजुकेशन होते हैं। मैंने अगर हेल्थ की बात करें तो जहाँ पर मैं अभी सर्व करके आया हूँ, कोर्ट मोमिन की ही अगर हम बात करें, तो वहाँ पे थ्रू लोकल वॉलंटियर्स, मतलब कि लोगों को ही मिला के, लोगों के लोकल फिलैंथ्रोपिस्ट को मोटिवेट करके, मैंने उन्हीं लोगों की ही एक वहाँ पे अपनी एक कमेटी बनाई, एक टीम बनाई, जो कि लाइक माइंडेड लोग थे, एक अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ मरीज़ा के नाम से। तो उस बेसिकली जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसी के ही थ्रू उनको हमने ये कहा कि हमारा ये, हम चाहते हैं कि आप अपने हॉस्पिटल के अंदर आप ये काम करवाएं। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि व्हेन आई वाज पोस्टेड देयर और मेरा फर्स्ट वीक था, तो अनफॉर्चुनेटली मोटर वे के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। और फिर मैंने अपनी आंखों के साथ सामने देखा कि जैसे मतलब कि ना, कोई छोटा सा इमरजेंसी थी, जस्ट लाइक 7 बेड्स इमरजेंसी थी, बेड्स भी पूरे नहीं थे वहाँ पे, काफ़ी इश्यूज़ थे, एम्बुलेंस तक वहाँ पर नहीं थी। तो मुझे बड़ा फ़ील हुआ कि मतलब कि ना, ये किसी की बहनें हैं, किसी की माएँ हैं, किसी के भाई हैं, जो कि इंजर्ड थे, क्रिटिकल इंजर्ड थे, कुछ 4-5 डेथ्स भी हुई थी। ठीक है ना, तो उनको जैसे हम ट्रेस कर रहे थे, उनके घरों तक उनको पहुंचाया हमने, जो डेड बॉडीज़ को वहाँ तक हमने पहुंचाया, उनके घरों तक। जो इंजर्ड पेशेंट्स थे उनको हमने वहाँ पर शिफ्ट किया। तो वहाँ उस वक्त मैंने ये सोचा कि सिर्फ हमें अपने इन चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर इसी वाक़या के बाद मैंने वहाँ पर अपनी एक डोनर कॉन्फ्रेंस जो है वो मैंने ऑर्गेनाइज़ की। उन्हीं डोनर्स में से ही मैंने उनकी उनकी ही एक बोर्ड बनाया, जो कि वो एक अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ मिर्ज़ा के नाम से, उस और उनके थ्रू ही मैंने वहाँ पर डायलिसिस सेंटर इस्टेब्लिश करवाया। मैंने वहाँ पे एक मिनी ट्रोमा सेंटर, जो कि 7 बेड्स के इमरजेंसी को अप टू 30 बेड्स हमने एक्सटेंड करवाया। उसके अलावा वहाँ पे मैंने ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर, क्योंकि ड्रग का कल्चर बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा था, तो उसको काउंटर करने के लिए वहाँ पे ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर इस्टेब्लिश करवाया। ब्लड बैंक इस्टेब्लिश वहाँ पर हमने करवाया। उसके अलावा वहाँ पे हमने 3 एम्बुलेंसेज जो है वो हमने थ्रू लोकल वॉलंटियर्स, जहाँ जिस हॉस्पिटल में कभी एक एम्बुलेंस भी नहीं थी, तो वहाँ पर 3 एम्बुलेंसेज हमने वहाँ पे वो भी अरेंज करवाई। हॉस्पिटल के अंदर हमने एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगवाया। वहाँ पर फ्री में खाना, जो पेशेंट्स थे और उनके अटेंडेंट्स को, गरीब लोग थे, दूर दराज से आ रहे थे, तो इससे इतनी ज़्यादा जहाँ पे इन्फ्लेशन है और गुर्बत है, तो उन लोगों को हमने वहाँ पे फ्री फूड की जो फैसिलिटी वो भी हमने उनको वहाँ पर दी। हॉस्पिटल के अंदर हमने कैमराज लगवाए। तो अगर हम ये तो जस्ट एक हॉस्पिटल के अंदर हमने ये हेल्थ सेक्टर के अंदर हमने ये काम किया। एजुकेशन सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे हमने स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर मैंने इस्टेब्लिश करवाया, जहाँ पे हमने फ्रीलांसर के कोर्सेज़, ई लर्निंग, ई कॉमर्स, इस तरह के जो कोर्सेज हमने वो इस्टेब्लिश करवाए। ख़ास तौर पे जो हमारी गर्ल्स थी, वीमेन थी, उनके लिए हमने वहाँ पे स्टिचिंग सेंटर्स बनवाए। और हमारे जो गर्ल्स स्कूल्स थे, वहाँ पर हमने स्टिचिंग सेंटर्स बनवाए, कि ताकि उनको हमने यही कहा, उनके जो हेड मिस्ट्रेस थी, प्रिंसिपल्स थी, कि ये गरीबों की बच्चियाँ हैं, कि ताकि कल को जहाँ पर भी जाएँ तो कम से कम आप इनको कुछ स्किल्स दें। ठीक है ना, एटलीस्ट ये छोटी सी बात थी कि स्टिचिंग सेंटर का बना देना या स्टिचिंग मशीन का वहाँ पे ला कर रख देना, लेकिन इन द फ्यूचर, इन द लॉन्गर रन, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। उसके अलावा वहाँ पे हमने फ्रीलांसिंग के कोर्सेज शुरू करवाए, एक कंप्यूटर लैब्स हमने बनवाई, वहाँ पे स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर बनवाए। उनका हमने एक
जो मुख्तलिफ जहाँ पर उनकी कंज्यूमर मार्केट थी उनके साथ हमने कॉन्टैक्ट्स करवाए कि ताकि यहाँ के प्रोडक्ट्स को वहाँ पर इनको ईजी टू एक्सेस भी हो। स्कूल्स के अंदर हमने बोर्ड्स बनवाए, जो उनके जो उनके एलुमनाइज थे, जो लोग वहाँ से पढ़ के गए थे, उनके एलुमनाइज एसोसिएशंस बनवाई, उन्हीं में से ही हमने उनके बोर्ड्स बनवाए, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनवाए हर स्कूल के अंदर। ऑलमोस्ट 10 स्कूल्स के ऊपर हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, और थ्रू लोकल डोनर्स, थ्रू लोकल फिलंथ्रापिस्ट, और उसी बोर्ड्स के थ्रू ही हमने 10 स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, वहाँ पे क्लासरूम्स ऐड करवाए, वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट्स हमने लगवाए, वहाँ पे फर्नीचर के जो इशूज़ थे वो हमने एड्रेस करवाए। तो इस तरह के मल्टीपल काम जो है वो हमने वहाँ पे किए। अगर हम कल्चर की बात करें तो मेरा खुद का एक बहुत ज़्यादा लगाव है कि मतलब कि ना हम में से बहुत ज़्यादा मतलब कि बल्कि हमारे जितने यंग ऑफिसर्स हैं, उन सब से मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि जब भी कभी आपको अल्लाह ताला ये मौका दें तो हमें अपने रूट्स के साथ और अपनी मिट्टी के साथ हमें जुड़े रहना चाहिए। और ये मिट्टी का कर्ज़ है हम पे कि हम उस मिट्टी के कर्ज़ को उतारें। वो क्या है कि अगर हम किसी भी जगह पर जाते हैं तो हमारे पर जो एक वहाँ का लोकल इंडिजिनस कल्चर है हम उसको प्रिजर्व करें। मैंने अगर लिटरेरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए मैंने किताब मेले लगवाए, बुक फेयर, वो जहाँ भी जाता हूँ मैं वो करवाता हूँ। पंजाबी के मुशायरे मैंने करवाए। उसका बेसिकली मकसद यही होता है कि हम अपनी पब्लिक में, अपनी यंग जनरेशन के अंदर उसको प्रमोट करें। कल्चरल फेस्टिवल्स, मतलब कि आउटडेटेड चीज़ें जो थी, अभी रिसेंटली मैंने वहाँ पे, जब मैं कोट मोमिन में था तो मैंने वहाँ पे एक तख्त हज़ारा, एक बड़ा एक फेमस एक टाउन है जो कि पंजाबी की एक रोमांटिक स्टोरी है, ही रांझाना। तो वो जो रांझा का जो करेक्टर है उसका जो होम टाउन है वो तख्त हज़ारा है। तो वहाँ पे हमने एक बड़ा अच्छा एक जो दिदो रांझा दा मेला इसके नाम के साथ हमने वहाँ पे कल्चरल फेस्टिवल जो है ना, वो हमने वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया। वहाँ पे आउटडेटेड जो चीज़ें अब पंजाब नहीं मिलती हमारे घरों में, हमारी सकाफत का हिस्सा थी कभी, बहुत से जैसे लोग को तो अब उस तरह से अवेयरनेस भी नहीं, क्योंकि उस चीज़ को प्रिजर्व ही नहीं किया गया। एग्जैक्टली जैसे कि मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, जैसे कि पुराने वक्त में हमारे पास चक्की हुआ करती थी, एक वो हमारे पास चरखा हुआ करता था, ठीक है ना। इस तरह की जो चीज़ें थी जो कि भी आउटडेटेड हो गई हैं, इन सब को हमने ट्रेस किया, ट्रेस करके वहाँ पे हम डिस्प्ले लगवाए। फिर इनका मैंने वहाँ पे एक छोटा सा म्यूज़ियम बनवा दिया कि इनको, ताकि वहाँ पर परमानेंटली प्रिजर्व किया जाए, और जो बच्चे हमारे यंग जनरेशन जिनको पता ही नहीं इन चीज़ों का, तो इनको हम दिखा सकें। उसके अलावा वहाँ पे हमने इस तरह के जो मुख्तलिफ जो कल्चरल फेस्टिवल्स हैं, फिर जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं उनको प्रिजर्व करता हूँ। सिर्फ प्रिजर्व ऐसे नहीं करता, बल्कि मैं उनकी प्रॉपर फोटोग्राफी करवाता हूँ। फोटोग्राफी करवा के उनके फ्रेम्स बनवा के मैं अपने ऑफिस में लगवाता हूँ, और फिर उसके बाद हम उसको प्रॉपर प्रोजेक्ट करते हैं। और हम बड़े थैंकफुल हैं, वी आर ग्रेटफुल कि वर्ल्ड सिटी के और हमारे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के, कि उन्होंने हमारे जितने भी ये एक हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं उनको वो प्रिजर्व भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स जब आप सोचेंगे तो तब भी आप कर सकेंगे। और इन चीज़ों के ऊपर बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे एसेट्स हैं, और हमारे आने वाली जो जनरेशन है, हमारी जो नस्लें हैं, उनका हमारे पास ये अमानतें हैं। और वी आर द लास्ट जनरेशन के जहाँ पर हम कुछ एफर्ट करके अपना जो आउटडेटेड कल्चर है, पंजाब की जो इंडिजिनस कल्चर है, उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। और हम आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली जो नस्लें हैं हमारी, उनके लिए उनकी अमानतें उन तक हम पहुँचा सकते हैं। सर, जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं या जो हमारी पब्लिक है, उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? हाँ जी, पब्लिक के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप जो ये कम्युनिकेशन गैप जो है ये ख़त्म होना चाहिए, और तो ताकि आपको कभी वो एक फ़ियर जो है वो नहीं होना चाहिए। बेसिकल इशू ये है कि जब पब्लिक खुद ऑफिस में नहीं जाती तो दैन कम्युनिकेशन गैप्स आते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें होंगी हमारे ऑफिसर्स की तरफ से भी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये पब्लिक का हक है, उनका राइट है, और उनको अपना हक और राइट के मांगना चाहिए, और उनको वहाँ पर जाना चाहिए, ताकि जब वो वहाँ पर जाएंगे तो वो प्रॉब्लम बताएंगे, और प्रॉब्लम जब बताएंगे तो दैन हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। और जो हमारे यंग एस्पायरेंट्स हैं जो भी मतलब कि ना इस रेस के अंदर हैं, उनके से उनको मेरा बस एक ही यही मैसेज होगा, क्योंकि मैं खुद भी मतलब कि ना आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 4-5 ईयर्स, और मैंने कभी किसी से कोई फ़ीस वगैरह या वो चीज़ें नहीं होती, मेरे सारे सेशन जो हैं वो फ्री फॉर एवरीवन होते हैं। तो मैं तब भी उनको यही बात बताता हूँ, और अभी इस फोरम, आपके फोरम के थ्रू भी मैं उन सबको मतलब कि ना यही पैगाम दूंगा कि ये एक लॉन्ग रेस है। ठीक है, आपको बिल्कुल डिटर्मन रहें, अपने ड्रीम्स के साथ आप अटैच्ड रहें, अपनी क्लैरिटी आपकी ज़रूर हो, ठीक है, व्हाट यू वांट टू डू। और उसके अलावा इस पूरे पूरे आपके जर्नी के अंदर बड़ी मुश्किलात आपको आएंगी, लेकिन आप बिल्कुल डिमोटिवेट ना हों, क्योंकि हर मुश्किल के बाद ही आपको आसानी होती है। 3-4 चीज़ें हैं, कंसिस्टेंट रहें, मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अपने जो प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, नेगेटिव लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं उनसे आप अवॉइड करें, और बाकी ये है कि ज़हन के अंदर और अपनी बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ अप्रोच आपकी पॉजिटिव हो, और अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर आप यकीन रखें, मेहनत करें। और एक चीज़ माइंड पर ज़रूर बताऊँगा कि ये ज़िंदगी या मौत नहीं है, सिविल सर्विस जस्ट एक प्रोफेशन है, जस्ट मैं ये समझता हूँ कि ये एक रोज़ी और रिज़्क का ज़रिया है। इसके अलावा देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर आपका
ये है माइंड के आपने यहाँ पर आना है और आप ये समझते हैं कि मेरा कैरियर सर्विस में है, तो ये आखिरी चीज़ नहीं है। आप कोशिश ज़रूर करें, अगर अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे तो दैट्स फाइन, अगर नहीं भी मिलती तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई चीज़ उससे अच्छी रखी हुई है। बिल्कुल ठीक ऐसे है, तो आप बिल्कुल वो पैसिमिस्टिक ना हों। ठीक है, देयर आर सो मेनी अदर प्रोफेशंस, देयर आर सो मेनी अदर कैरियर्स अपॉर्चुनिटीज़, तो आप बिल्कुल। अपने आप को वहाँ पर भी मनवा सकते हैं। बाकी सर बहुत शुक्रिया आपके आने का, बड़ा अच्छा लगा। आपकी बातें जो थी वो बड़ी एक कह लें कि इंस्पायर कर रही हैं मुझे भी डेफ़िनेटली, क्योंकि बड़ी पॉजिटिव बातें आपने की और होपफुली हमारे नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं उनको भी काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी आपकी बातों से, और आपने जो भी अपनी सक्सेस जर्नी बताई है या जो भी अपनी लाइफ की जो जर्नी आपने बताई है, तो बहुत शुक्रिया आपका आने का वंस अगेन। और नाज़रीन मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।